सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेक्शन को 100% श्योर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें। हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर पर। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग बताइए। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई? तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई जल्दी से आप लोग आ जाइए। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? देखो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 11 बजे। ठीक है? ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 11 बजे। क्लियर है भाई? तो आज भी आपकी बिल्कुल फिक्स 11 बजे क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है? चलो जी, हम लोग क्या कर रहे हैं इस क्लास में, जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं इस क्लास में, जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में आ चुके हैं, सीएचएसएल के एग्जाम में आ चुके हैं और एमटीएस के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है भाई? और जो आपके आगे होने वाले एग्जाम्स हैं उनमें भी आएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है कि बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। समझ गए आप लोग बात को? तो आज हम लोग क्या करते हैं भैया, इन प्रश्नों को समझते हैं और सभी प्रश्नों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले भैया आज का जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझना है। देखो, आप लोगों में से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, या जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल की, या जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीपीओ की, सीपीओ में एसआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? तो आप सभी बच्चों के लिए क्या चलाया गया है, एक कंबाइंड बैच चलाया गया है, संकल्प 3.0 बैच। ठीक है? ये संकल्प 3.0 बैच है मेरे भाई, और ये आपको मिल रहा है अभी मात्र 499 रुपए में। ठीक है? और इसमें आपको मिल रहा है 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कैसे मिलेगा? SSC 20 आपको क्या करना है, कोड यूज करना है, तब जाके आपको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये अभी नया स्टार्ट हुआ है 10 मार्च को। 10 मार्च को कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो अभी आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है भाई? इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्या है क्लासेस आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? चलो जी, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो आज की ये क्लास है मेरे भाई और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है? और ये आपका आज का मोटिवेशन है, जरा इसको आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। कहा गया है कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता है, मेहनत करने से हर मुश्किलें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है भाई? चलो जी, तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे। ठीक है? कहा गया है भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताओ, भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है? तो जैसे आप लोग ध्यान देना जरा, हमने क्या बना दिया मेरे भाई, ये आपका भारत का मैप बना दिया। ठीक है भाई? ये हमने क्या बना दिया, आपका भारत का मैप बना दिया। दिस इज क्लियर? तो अब आप कहोगे सर इस मैप के माध्यम से आप हमें क्या बताना चाहते हो? इस मैप के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आपका एक राज्य हो जाएगा जिसका नाम है HP यानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है? एक राज्य हो जाएगा जिसका यहाँ पे है UK यानी उत्तराखंड। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे एक राज्य हो जाएगा जिसका नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब। ठीक है भाई? क्लियर है? तो अब ये जो भाखड़ा नांगल बांध है, ये जो भाखड़ा नांगल बांध है, ये बना हुआ है आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। क्योंकि भाखड़ा नांगल जो बांध है ये दो बांध है, एक का नाम है भाखड़ा और एक का नाम है नांगल। नांगल, नांगल। ठीक है भाई? एक का नाम क्या है, नांगल।
तो भाखड़ा बांध आपका जो है ये कहां पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है, और जो नांगल बांध है ये कहां पे है, पंजाब में है। समझ गए? दोनों बांधों को मिलाकर के एक परियोजना बनाई गई और इसका नाम क्या रखा गया, भाखड़ा नांगल। इसका नाम क्या रखा गया, भाखड़ा नांगल। दिस इज क्लियर? समझ गए आप लोग बात को? तो हमसे पूछा गया है भाखड़ा नांगल बांध। अब आप कहोगे सर हम क्या लगाएं, दोनों ऑप्शन में है, तो प्रायिकता आप किसको देंगे, हिमाचल प्रदेश को देंगे। आंसर क्या आ जाएगी आपका, आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर? चलो जी, अब हम लोग कुछ बात करते हैं इंपोर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बड़ा बांध, तो आप कहोगे भैया यही है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है। अगला यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप कहोगे भैया टिहरी बांध हो जाएगा। सबसे ऊंचा कौन सा बांध हो जाएगा मेरे भाई, टिहरी बांध हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा। ठीक है, जो टिहरी बांध है ये क्या हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। ठीक है। अगला यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, लंबा, तो आप कहोगे भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। कौन सा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है भाई, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आप लोग क्या कर लो मेरे भाई, नोट कर लो, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, समझ गए आप लोग बात को? चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। गारो जनजाति है, इसका मतलब ये कहां पे निवास करती है, बताओ। शाबाश। तो आंसर आप लोग इस प्रकार से किया करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का आंसर आपका ए आ रहा है तो 2 का आंसर आपने ए कर दिया कमेंट। यदि आपका आंसर बी आता है तो 2 का आंसर आपने बी कमेंट कर दिया। यदि आपका आंसर सी आता है तो 2 का आंसर आपने सी कमेंट कर दिया। और यदि आपका आंसर डी आता है तो 2 का आंसर आपने क्या कर दिया भैया, 2D कमेंट कर दिया। इस हिसाब से मुझे पता चलता जाएगा कि आप लोग किस प्रश्न का क्या आंसर कर रहे हो। ठीक है भाई, चलो भाई फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। गारो जनजाति है, कहां की है, तो जो गारो जनजाति है मेरे भाई ये मेघालय में रहती है। मेघालय में एक तो आपकी गारो जनजाति रहती है, गारो जनजाति रहती है। ठीक है भाई, एक खासी जनजाति रहती है, कौन सी, खासी जनजाति रहती है, और एक जयंतिया जनजाति रहती है, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति रहती हैं। ये तीनों प्रकार की जो जनजाति हैं आपकी कहां पे रहती हैं, मेघालय में निवास करती हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो आप कहोगे भारत के मेघालय में क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और मेघालय के किन शहरों में, एक तो मौसिनराम और एक चेरापूंजी। मौसिनराम और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है भाई, भारत के। क्लियर है? यहाँ पे गारो, खासी और जयंती नाम से क्या है, भाषाएं भी हैं। क्या है, भाषाएं भी हैं, भाषाएं। यहाँ पे गारो, खासी, जयंती भाषाएं बोली जाती हैं। और इन्हीं तीनों नामों से यहाँ पे पहाड़ियां भी हैं, पहाड़ियां। इन्हीं तीनों नामों से क्या है, यहाँ पे पहाड़ियां भी स्थित हैं। ठीक है भाई। और मजे की बात तो ये है कि मेघालय में पता है क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल जब लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की क्या करती है, ससुराल में जाकर रहती है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन मेघालय वाले क्षेत्र में कुछ पार्ट में ऐसा होता है कि यदि लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़का लड़की के घर रहता है। हाँ, तो लड़का लड़की के घर जाकर क्या करता है, रहता है। और वहाँ पे खानदान में या परिवार में जो हल्की लड़की होती है वही वंश की क्या होती है, वारिस होती है, वही संपत्ति की वारिस होती है। तो आप कहोगे सर सबको संपत्ति नहीं मिलती है, मिलती तो है लेकिन वही हकदार होती है। वो चाहेगी तो सबको बांट देगी और वो चाहेगी तो नहीं बांट सकती है। इस प्रकार से है वहाँ पे सिस्टम। ठीक है, तो आपको लगता है कि हमें मतलब किसी दूसरे घर जाना है तो आप लोग मेघालय में शादी कर लीजिए, आराम से जाइए और बिंदास रहिए और पहाड़ों पे घूमिए, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। चलो, तो भारत की सर्वोच्च चोटी है, बताइए आप लोग, भारत की सर्वोच्च चोटी है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत की सर्वोच्च चोटी थी तो आपका आंसर क्या आता,
और क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए आप लोग। तो भारत की सर्वोच्च चोटी है, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। समझ गए आप लोग बात को। तो आंसर क्या आ जाता, गॉडविन ऑस्टिन। तो अब तो नहीं है ना हमारी गॉडविन ऑस्टिन, अब कहां पहुंच गई, पाकिस्तान के क्षेत्र में पहुंच गई है भैया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, कंचनजंगा आ जाएगा। कंचनजंगा कहां पे है, ये आपकी भैया सिक्किम में है, सिक्किम में है, भारत के सिक्किम में है, सिक्किम, सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य के तापलेनजुग में है, तापलेनजुग, सिक्किम राज्य के कहां पे है, तापलेनजुग में है। ठीक है भाई। और इसकी हाइट कितनी है मेरे भाई, इसकी हाइट है 8,500, कभी कभी 96 मीटर आ जाता है, कभी कभी 8,586 मीटर आ जाता है। ये आपको क्या करना है मेरे भाई, नोट कर लेना है, इसकी हाइट नोट कर लेनी है। और ये कंचनजंगा क्या हो जाएगी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तीसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। क्लियर है। तो आप कहोगे विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, भैया माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। इसकी हाइट है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। जब कभी क्या जम जाए, बर्फ जम जाए, तो इसकी हाइट हो जाती है 8,850 मीटर। समझ गए आप लोग बात को। जब कभी बर्फ जम जाती है तो इसकी हाइट हो जाती है 8,850 मीटर। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो मेरे भाई विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गॉडविन ऑस्टिन। ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान। ये पहले भारत में थी लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। इसी को हम लोग K2 के नाम से जानते हैं, K2। इसकी हाइट कितनी है, 8,611 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। ये विश्व की क्या हो जाएगी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोयले का सामान्य प्रकार नहीं है, बताओ आप लोग, कोयले का सामान्य प्रकार क्या नहीं है। बिटुमिनस एक कोयला है, पीट एक कोयला है, एंथ्रासाइट एक कोयला है, लेकिन कोक एक कोयले का प्रकार नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे भाई डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। बात करते हैं सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो आप कहोगे एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, कार्बन की मात्रा इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है मेरे भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करो आप लोग। कह रहा अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको क्या करना, बताना है। ठीक है। तो बताइए, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य लिखा है, असत्य यानी सही नहीं है। बताओ। तो ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप व दाब पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है। ये तो भैया सत्य कथन है। ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सत्य कथन, हो जाएगा सत्य कथन। ठीक है। ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, बिल्कुल ठीक है। ये शैलें स्तरों को निक्षेपित करती हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये शैलें जल में नहीं निर्मित होती हैं, नहीं, यही तो बात है। ये शैलें जल में निर्मित हो सकती हैं, यही बात क्या बोल दी, असत्य बोल दी, असत्य। यही बात क्या बोल दी, असत्य बोल दी। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा, डी। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। शाबाश, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका आंसर करो आप लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया था। रंगून निर्वासित कर दिया था, यानी निर्वासित का मतलब हो जाएगा भेज दिया था। अपदस्थ का मतलब हो जाएगा गिरफ्तार करके। क्या हो जाएगा, गिरफ्तार करके। बताइए आप लोग भाई फटाफट से सभी बच्चे। तो आप कहोगे भैया बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर।
बहादुर शाह जफर सेकंड जो था, इसने क्या किया था, इसने 1857 की क्रांति का विरोध किया था। 1857 की क्रांति का विरोध किया था कहां से? दिल्ली से, दिल्ली वाले क्षेत्र से, ठीक है, दिल्ली वाले क्षेत्र से, दिल्ली वाले क्षेत्र से। तो 1857 की क्रांति इसने दिल्ली में कब शुरू की थी? 11 मई को। कब? 11 मई। 11 मई 1857 में इसने क्या कर दी थी? शुरू कर दी थी। तो भैया इसको पकड़ा गया, इसको पकड़ा गया तो कहां पे? 1858 में रंगून भेज दिया गया। कहां पे? रंगून, रंगून भेज दिया गया था इसको, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका भाई ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हुई थी, 10 मई, और 1857 में शुरू हुई थी, ठीक है। कहां से? मेरठ से शुरू हुई थी, मेरठ से। कहां से? मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। और मेरठ में किसने शुरू की थी? तो कदम सिंह ने, कदम सिंह ने, कदम सिंह ने शुरू की थी। समझ गए आप लोग बात को? कदम सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को मेरठ से शुरू किया था, ठीक है भाई, 10 मई को। आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। 1857 की जो क्रांति है ये अलग अलग शहरों में शुरू हुई और अलग अलग नेताओं ने शुरू की। अलग अलग शहरों में शुरू हुई और अलग अलग नेताओं ने शुरू की। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने शुरू की, कानपुर में नाना साहब ने शुरू की, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने शुरू की, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू की, इलाहाबाद में लियाकत अली ने शुरू की, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने शुरू की, बरेली में खान बहादुर खान ने शुरू की, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने शुरू की। लेकिन 1857 की क्रांति को किसने कहां पे दबाया था? तो भैया दिल्ली में निकलसन और हडसन ने 1857 की क्रांति को समाप्त करवाया, ये अंग्रेज व्यक्ति हो जाएंगे। कैंपबेल ने कानपुर में, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने लखनऊ में, और झांसी में ह्यूरोज ने। कई बार पूछा गया है कि झांसी में 1857 की क्रांति का अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे ह्यूरोज ने किया था। किसने? ह्यूरोज ने किया था। लेकिन आप बता तभी पाएंगे जब आप इनको नोट कर लेंगे। इनको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है सभी बच्चे, इनको क्या कीजिए? नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पे है? चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका मंडला में है। कहां पे है? मंडला। अब आप कहोगे भैया वाओ मंडला कहां पे है? ये मेरे भाई जो मंडला है ये एक आपका क्षेत्र हो जाएगा। ये कहां पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में, जिसको हम लोग सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कीजिए आप लोग। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है मेरे भाई? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या दिया था? अनुवांशिकी का नियम दिया था। क्लियर है भाई? और इसने अपने जो प्रयोग किए थे वो मीठी मटर के पौधे पर किए थे। किस पर? मटर के पौधे पर किए थे। दिस इज क्लियर। और अनुवांशिकता से संबंधित कितने? 3 नियम दिए थे। अच्छा क्वेश्चन था। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, ये आपको क्या करना है? बताना है, ठीक है। अब जैसे हमने माना कि ये हमारा क्या हो जाएगा? एक पेड़ हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जब ये पेड़ है तो इसमें क्या है? ये पत्तियां हैं। इसमें क्या है भैया? ये पत्ती है। पेड़ में क्या है मेरे भाई? पत्ती है। ये क्या है भैया? ये पत्ती है पेड़ में। ये क्या है? पत्ती है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ऊपर से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश पत्तियों से टकराएगा तो क्या होगा भैया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं? पत्तियां भैया भोजन बनाती हैं। क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंग है तो क्या है? पत्तियां ही तो हैं। क्या है भैया? पत्तियां ही तो हैं। समझ गए इतनी बात को आप लोग? आंसर क्या आ जाएगा? पत्तियां आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेड़ पौधे हैं इसमें भोजन का संवहन कहां से होता है? भोजन का संवहन कौन करता है? और पेड़ पौधों में जल का संवहन कौन करता है? जल। तो भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। तो फूड का मतलब क्या हो जाएगा? फ्लोएम। मतलब आप लोग समझ गए। फ्लोएम एक ऐसा ऊतक है जो पेड़ पौधों में क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। कौन? फ्लोएम करता है, ठीक है। तो जल का संवहन कौन करता है? जल। जा से हो जाएगा जल, जा से हो जाएगा जाइलम।
जाइलम। जाइलम एक ऐसा ऊतक है जो पेड़ पौधों में क्या करता है भैया, जल का संवहन करता है। यानी हम पेड़ पौधों में नीचे क्या डालते हैं, जल डालते हैं, तो वो पूरे पेड़ में पहुंच जाता है। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। पेड़ पेड़ पौधों की पत्तियां खाना बनाती हैं तो पूरा खाना नीचे तक आता होगा, बिल्कुल आता होगा। तो ये कौन लाता होगा? ये फ्लोएम लाता होगा। कौन? फ्लोएम लाता होगा। दिस इज क्लियर? बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा परफेक्टली सी आंसर आ जाएगा। शाबाश, इसका आंसर करो आप लोग। साबुन बनाने में तेल के साथ क्या मिलाया जाता है? साबुन बनाने में तेल के साथ कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। क्या? कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। इसका आंसर कीजिए। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है मेरे भाई? कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? Hg। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कैसी? द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी कौन सी अधातु है? अधातु। कौन सी अधातु है? तो आप कहोगे ब्रोमीन, Br। ये क्या है? एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कैसी? द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धातु हो जाएगी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है? क्या है? Hg, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारा। इसी को क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। सिल्वर, क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग पारद भी बोलते हैं। पारद। इसी को हम लोग हाइड्रा गाइमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रा गाइमर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रा गाइमर भी बोलते हैं पारे को। क्लियर है? शाबाश, डी आंसर आ जाएगा आपका। इसका आंसर कीजिए। नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सा सही आवर्त में, कौन सा एक ही आवर्त में स्थित नहीं है? एक ही आवर्त में। देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक वर्ग में है। ये एक वर्ग में है, ठीक है। एक ही आवर्त में नहीं है। वाओ, तो यही तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि नियोन, नियोन से ऊपर क्या है? हीलियम, ठीक है। हाँ, तो ये एक ही आवर्त में है। ये एक ही आवर्त में है। आवर्त, ये क्या है मेरे भाई? ये एक ही आवर्त में है। ये बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर? तो हमने क्या देखा? ये एक ही आवर्त में है, लेकिन ये क्या है? एक वर्ग में है। और ये कौन से वर्ग में है? 17वें वर्ग में है। 17वें वर्ग में है, ठीक है भाई। जो आवर्त सारणी का 17वां वर्ग है उसको कहा जाता है हेलोजन परिवार के तत्व। क्या कहा जाता है? हेलोजन। हेलोजन परिवार के तत्व बोला जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए आंसर आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर कीजिए। एक तत्व की परमाणु संख्या 18 है, तो इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 18 है, तो इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट से आप लोग बताइए। बाह्यतम कक्ष में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे? बताइए आप लोग। जैसे यदि किसी का परमाणु क्रमांक 18 है, ठीक है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो 2, 8 है ना, फिर कितना आ जाएगा? 8 ही तो आएगा, क्योंकि 8 और 2 10 हो जाएगा, फिर 8 ही तो शेष रह जाएगा। तो बाह्यतम कोश में 8 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। और 18 किसका परमाणु क्रमांक होता है? 18, तो ये आर्गन का होता है। किसका? आर्गन का होता है। दिस इज क्लियर? समझ गए आप लोग बात को? शाबाश। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 14 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये आपको क्या करना है? बताना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीआई बोलते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आरबीआई। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल 1935 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है, इसका जो राष्ट्रीयकरण है मेरे भाई, वो कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। दिस इज क्लियर? तो आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या आ जाएगा मेरे भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज क्लियर? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो,
कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित वृक्ष जाति ये इस प्रकार के पेड़ होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिसेल कोन पाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाया गया था? महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में कलकत्ता की अधिवेशन बनी थी एनी बेसेंट जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लाहौर अधिवेशन 1929 का हुआ था, तो इसमें पीटी जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। मद्रास अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन, तो आप कहोगे भैया बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था और महात्मा गांधी पहली बार क्या बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव कहाँ पे पड़ता है मेरे भाई, कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। दिस इज क्लियर, शाबाश शाबाश मेरे भाई। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? हमने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य, इसने क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है भाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। और ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार के कितने 100 पुत्र थे, 100 में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था अशोक। तो बिंदुसार का जो अगला उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है, अशोक होता है। और ऐसा बताया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, तब जाके ये राजा बना था, इसीलिए इसको चंडाशोक के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बन जाएगा, बिंदुसार बन जाएगा। कौन, बिंदुसार। ठीक है, कहां है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? भद्ररथ मौर्य। ये क्या हो जाएगा, अंतिम शासक हो जाएगा। अंतिम शासक हो जाएगा, शासक। ये मौर्य वंश का क्या हो जाएगा, अंतिम शासक हो जाएगा। दिस इज क्लियर। मौर्य वंश से पहले मगध में क्या चल रहा था, नंद वंश चल रहा था। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और घनानंद की बेटी थी जिसका नाम था दुर्धरा। तो दुर्धरा को चंद्रगुप्त मौर्य से प्यार हो जाता है, और दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है बिंदुसार। क्या नाम होता है, बिंदुसार। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने की। किसने? बहलोल लोधी ने की। ठीक है, जो बहलोल लोधी है मेरे भाई, ये 1451 से लेकर ये 1489 तक राजा बना। किसका? लोधी वंश का। बहलोल लोधी के बाद फिर सिकंदर लोधी राजा बना, 1489 से लेकर 1517 तक राजा बना। कौन? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी राजा बना, 1517 से लेकर 1526 तक राजा बना। कौन? इब्राहिम लोधी। क्लियर है। और 1526 में जब बाबर ने अटैक किया दिल्ली सल्तनत पर, जब बाबर ने अटैक किया दिल्ली सल्तनत पर, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक यही था, इब्राहिम लोधी। और इसको पटक कर गिरा कर लुटा के मारा, और इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ऐसे पकड़ा बाबर ने, हाँ अभी तो जिंदा है ले, अभी तो जिंदा है ले, अभी तो जिंदा है ले। समझ गए? तो युद्ध में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो युद्ध में मारा गया था? इब्राहिम लोधी। और बाबर ने इसको मार दिया और अपने मुगल वंश की स्थापना की 1526 में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, बहलोल लोधी, जिसने लोधी वंश की स्थापना की। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन 19, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। बताओ, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही तो हुआ था। आंसर ए आ जाएगा। तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कर देता है। और तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला यानी फर्स्ट युद्ध, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। कब हुआ था? 1192 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर ए। क्लियर है? शाबाश।
नेक्स्ट, दिस इज लास्ट, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको बताना है, कमेंट करके आंसर बताना है कि आपका सही आंसर क्या आ रहा है। इसका आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके आंसर बताएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आंसर क्या है। ठीक है, और क्लास आपको कैसी लगी है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बकाया आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी है। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम की, उनके लिए बहुत बढ़िया बैच चलाया गया है हमारा संकल्प 3.0 बैच, जिसमें आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, इन सब की कंबाइंड तैयारी करने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। आप लोग इसको बैच को ले सकते हैं, संकल्प 3.0 बैच। 499 फीस है, इस पर भी आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आप SSC 20 कोड यूज करोगे तो आपको और सस्ता कोर्स मिल जाएगा और आप लोग एक बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बिल्कुल 10 मार्च को स्टार्ट किया गया है, तो अभी आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो जाइए SSC मेकर एप्लीकेशन पर, वहां से आप लोग इसको परचेस कर लीजिए। ठीक है, बाय द वे कोई दिक्कत आती है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर नहीं दिया कोई बात नहीं, 70 80 10 85 55, 70 80 10 85 55, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा। इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आपको जो भी दिक्कत होगी, कोर्स परचेस नहीं हो रहा या पेमेंट नहीं हो रहा है, वीडियो नहीं चल रही है, एनीवे जो भी आपको दिक्कत है वो सब आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी। इसी नंबर पे आप लोग कॉल कर लेना। ठीक है, चलो बकाया कल मिलेंगे सेम जगह सेम टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद।